बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से मुसाफिर परेशान होकर रह गए। मुसाफिर घरों को लौटने के लिए हाथों में सामान उठाए बस अड्डों पर उलझ गए। मुसाफिर ने कहा कि ईद पर अपने प्यारों के पास घरों में जाना है मगर गाड़ियां बंद हैं। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करें कि मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी जिससे मुसाफिर परेशान। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि आज पीर के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाएगा। अब मामला यह है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल कर दी गई। उनकी जानिब से हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद न करने की वजह से यह अहम मामले में कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुसाफिर परेशान हैं, मुसाफिरों की उम्मीदें दम तोड़ गई क्योंकि ईद की वजह से मुसाफिरों को अपने घरों को लौटना है। इकबाल सादिक से बात करेंगे। इकबाल, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, लॉकडाउन के बायस काफ़ी लंबे अरसे बाद जो गाड़ियों का पहिया था वो चलना शुरू हुआ था, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन इसके बावजूद अब अगर इजाज़त मिली ही है इन ट्रांसपोर्टर्स को अपनी गाड़ियों का पहिया चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने खुद ही रोक दिया है, यानी कि इन्होंने हड़ताल कर दी है। हड़ताल इस वजह से की है कि जो SOPs जारी किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो SOPs थे कि 2 सीटों पर 1 सवारी बैठेगी और जो किराया में कमी है वो भी की जाएगी। किराए में कमी तो इन्होंने एक्सेप्ट की है कि ये कर सकते हैं, लेकिन 2 सीटों पर 1 सवारी नहीं बिठा सकते क्योंकि उनका नुकसान है। मेरे साथ कुछ सवारियां मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। मैंने सरगोदा जाना था तो अभी आया हूँ इधर, आके पता चला कि इधर तो हड़ताल जारी है। अब ईद करीब है, इस वजह से काफ़ी परेशान है कि अब हम घर कैसे जाएँ, अपनों से जाके ईद कैसे गुजारें। जी बिल्कुल, आप इनको ये इधर देख भी सकते हैं कि पूरी पैकिंग के साथ बेचारे घर से निकले थे, हाथ में शॉपर्स पकड़े हुए हैं, इनमें इनके कपड़े वगैरह हैं, दीगर कुछ चीज़ें हैं जो घर इन्होंने लेकर जानी थी। लेकिन अब ये जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, आपने कहाँ पे जाना था? हम लोगों ने भी सरगोदा जाना है। सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे आए हैं और वेट कर रहे हैं कि किस टाइम गाड़ियाँ खुलेंगी। सुबह से घर मतलब कि आए हैं, वेट कर रहे हैं। तो फैमिली मेम्बर्स यही पूछ रहे हैं कि किस टाइम गाड़ियाँ खुलेंगी तो हम लोग घर जाएँ। तो सुबह से यही देखे जा रहे हैं कि ये गाड़ियाँ खोल रही हैं, पता नहीं किस टाइम खुलेंगी। और भी मौजूद है। मुझे आप बताइएगा, आपने कहाँ पर जाना है और यहाँ पर तो हड़ताल जारी है, अब क्या मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल पेश आ रही है। हमने जंग जाना था तो हमें पता चला, पहले चौक मारामार अड्डे पे गया, उन्होंने उधर से कहा कि ये तो बंद है, अब लाल अड्डे चले जाओ। हाँ शायद चले, इधर आए तो ये भी इधर बंद है। अब बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि हम कैसे जाएं, सफ़र कैसे करें, बड़ी मुश्किल है जाने आने के लिए। और कोई बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, टैक्सी वगैरह, तो ये सर्विस पता नहीं क्यों बंद कर दी इन्होंने। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इन्होंने दूर दराज इलाकों में जाना था, ऊपर से ईद है, सर पर ईद आ गया है, घरों को इन्होंने निकलना तो आगे से हड़ताल जारी है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना है। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दूसरी जगह कर दिया, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हुकूमती SOPs पर अमल करने को तैयार हैं मगर 2 सीटों पर 1 मुसाफिर नहीं बिठा सकते। इसी पर बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट चलाने की हदायत जारी कर दी है, वो भी SOPs के साथ, मगर जो ट्रांसपोर्ट मालकान हैं वो चलाने से गाड़ियां इनकार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि किरायों में 20% कमी के साथ साथ 1 सीट छोड़ के 1 अगर मुसाफिर बिठाया जाएगा तो उनके खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। मजीद मेरे साथ, मैं अड्डे पे ही मौजूद हूँ, डेरे अड्डे पे, यहाँ के जो यहाँ पे काम करते हैं ज़हीर अब्बास, ये मेरे साथ मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि क्यों नहीं चला रहे गाड़ियाँ। जी, हमें जो है 2 माह हो गए हैं, हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। हमें रिस्पॉन्स दिया जाए कि हम बहुत परेशान हैं। वो किराए में भी उन्होंने कमी की है, सवारी भी पूरी नहीं बिठाने दे रहे। हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा अमला जो है वो परेशान है, हमारे चूल्हे ठंडे हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ कोई रिस्पॉन्स हमें दिया जाए। मकसद ये है कि आप देख लो कि गाड़ी हमारी खड़ी है सारी, सब ट्रांसपोर्टरों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। हमने ड्राइवर को कमीशन भी देना है, हमने पेट्रोल भी डलवाना है, हमें टूल प्लाजे भी अदा करने हैं। हमारे पास जो है इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम इतने अखराजात हम 1000, 1200, 1500 फी गाड़ी हम बनाम कैसे कर सकते हैं। हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते ना। ये तो हुकूमत को चाहिए कि हमें कोई रिस्पॉन्स दे। मेहरबानी हो गई है उनकी। अगर किरायों में मतलब 20% जो किराया वो कमी है या सीट छोड़ने के साथ है, तब तक नहीं चलाएंगे? नहीं, तब तक तो नहीं चलाएंगे। यहाँ तो हमारा किराया बढ़ाया जाए, यहाँ उसमें ये हमें सवारी पूरी बिठाने दें। हमें इस तरह तो हमें नुकसान हो रहा है ना जी, हम तो नहीं अपनी जेब से अफोर्ड कर सकते।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एक तो किरायों में 20% जो है कमी कर दी है और दूसरा एक सीट छोड़ के एक मुसाफिर बैठने की हिदायत जारी की गई है। तो इनका ये कहना है कि रास्ते में टूल प्लाजा भी होते हैं और इनकी गाड़ी का खर्चा ही नहीं निकलेगा, ये तब तक गाड़ी नहीं चलाएंगे, या तो किराए बढ़ाए जाएं या तो इजाजत दी जाए कि तमाम ठीक है लिशबा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs पर ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया, जिससे आबाई इलाकों में जाकर ईद मनाने वाले शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs पर ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। गाड़ी और लारी अड्डे चेक किया, गाड़ियां नहीं चल रही तो हड़ताल है। मैंने कहीं जाना था, अड्डे पे हूँ, गाड़ियां सुना गाड़ियां चल रही हैं, आ गया हूँ तो गाड़ी वाले हड़ताल करेगा। अब हम किस चीज पे जाए, और किराया भी ज्यादा मांग रहे हैं। अड्डे पे हड़ताल हुई है और क्या नाम है, गाड़ियां बंद है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने घर जाना और लिहाजा हुकूमत से अपील है भी ये हड़ताल खोली जाए। वीर वाला जाना था, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल रही, मुझे मजबूरी है, घर जा नहीं सकता मैं। बराए मेहरबानी करके गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि गाड़ी चला दें, मेहरबानी करें। हम घर जा रहे हैं, ईद का मौका है एक तो जब हमारे पास लॉक जाम हुआ है ना, कुछ पैसे थे हमारे पास खर्चे के, इसके लॉक जाम की वजह से हमारे पास नहीं है, इसलिए हम घर जा रहे हैं। मुसाफिरों की गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। खबर ये कि रहीम यार खान में भी ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि लोकल रूट पर मुसाफिर न होने के बराबर हैं। इंतजामिया के SOPs के मुताबिक गाड़ियों में 20 की जगह सवारियां बिठानी हैं और ऊपर से 20% किराए में कमी कर दी गई। लोकल रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्टर्स बेरोजगार होने के बराबर हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों को सड़कों पर नहीं ला रहे। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के जनरल बस स्टैंड, इसके साथ साथ जो है थली चौक, खानपुर अड्डा समेत दीगर जो अड्डे हैं वहां पर आज भी वीरानी के मनाजिर है। सवारियां जो हैं यहाँ पे बिल्कुल भी ना होने के बराबर है मुसाफिर, और इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके चेहरे पे आज भी खुशी नहीं है, मायूसी है। आखिर क्या वजूहात है, जानते हैं ट्रांसपोर्टर से क्या वजूहात है कि यहाँ पे मुसाफिर भी नहीं दिखाई दे रहा, आपकी गाड़ियां भी ना होने के बराबर हैं। लॉकडाउन खुलने से तो हमें थोड़ी सी खुशी हुई, अभी लॉकडाउन हमारी गाड़ियां खुल गई हैं, पर यहाँ पैसेंजर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकल रूट पे कोई सवारी भी नहीं है, भी आने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल के लिए। और हुकूमत ने कहा है जो भी 20% रेंट कम करें, हमने चलो वो तो कम कर लें, और हमें दिया भाई 9 सवारी आप गाड़ी में अलाउ करें। अब 9 सवारी में हम कहाँ से उनका गुजारा करेंगे। आप लगा लें हमारा 50 किलोमीटर का सफ़र है और हमारा 10 लीटर तेल लगता है, 800 का तेल लगता है, अड्डे वालों को देना होता है, हमारा कमीशन भी है, और हमारा किराया बनता है 60 से 70 रुपये। तो हमारा 1500-1400 आने जाने का सफर है, तो 1700-1800 गाड़ी का खर्चा है, उसमें हम मालिक को क्या देंगे और खुद क्या लेके जाएंगे, और मालिक हम लोगों को गाड़ियां नहीं दे रहे चलाने के लिए, जो हमें बचना कुछ नहीं, हम क्या चलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल हैं आप लोग? हमारे ये मसाइल है कि हम 2 महीने से बेरोजगार हैं, जो ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है, हमारे पास तो कोई राशन वाशन कभी कुछ नहीं मिला, और ना ये 12,000 जो मिला है ये हम ट्रांसपोर्ट को नहीं मिला। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, ये जो SOPs हैं इनमें थोड़ी सी तब्दीली किस तरह से लाए, क्या उन्हें आप रहनुमाई देना चाहेंगे? इसमें ये जो सवारियां हैं क्योंकि ये पाबंदी छोड़ दें, ये सवारी बिठाते हैं वही बिठाने दें, और ये हमारा मसला हल होगा। बिल्कुल, इन्हें मसाइल का सामना है जो हमें तफसीलन बता रहे थे। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कॉल करने की ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि एक वैन में 9 सवारियां बिठाकर गाड़ियां नहीं चला सकते, कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं। हुकूमत ने SOPs पर नजर सानी करे। आमिर डोगर से मजीद बात करेंगे। जी बिल्कुल, आज हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्रांसपोर्ट चलाने का जो ऐलान किया गया था, मगर मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गाड़ियां जो है वो नहीं चलाई जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? जो मुजफ्फरगढ़ में शहर के वस्त में मौजूद जो अड्डा मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद तरीन, ज़रा बताइएगा कि गाड़ियाँ क्यों नहीं चल रही? आज भी हुकूमत ने तो इजाज़त दे दी है। जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो हिदायत की गई थी ट्रांसपोर्ट चलाने की, उसके मुताबिक हमने सुबह से ही अपना स्टैंड खोल दिया है और स्टैंड के मुतल्लिक़ स्टाफ को बुला लिया है, जिसकी वजह स्टाफ को बुला लिया और अपना वर्क बाकायदगी से हुकूमत पंजाब की जानिब से हम चलाने को करने को तैयार हैं। लेकिन गाड़ी मालकान का ये इशू है कि जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाई है उस पर हम आमादा नहीं हैं, ना ही हमारा गुजर बसर हो सकता है, ना ही हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी डिमांड उन्होंने ये की है, जितने भी गाड़ी मालकान हैं मुजफ्फरगढ़ ज़िला के, उन्होंने ये डिमांड की है कि भाई जो गवर्नमेंट ने गाड़ी को रूट परमिट जारी किया है
उस रूट परमिट की मद के अंदर जो हमें परमिशन दी जाए, जिसमें 14 सवारियां अलाउड होती हैं, और जो है ना हम 10% किराया भी कम करने को तैयार हैं। और इसके साथ ही हम गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना पहले भी थे, अब भी हैं और मजीद भी चलते रहेंगे। अच्छा, ये बताएगा कि जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से तो गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया कि जो मुसाफिर आ रहे हैं, जिन्होंने अब एक शहर से दूसरे शहर में सफर करना है, ईद करीब है, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। इस पर बहुत सारा परेशानी का सामना है मुसाफिरों को, जिसके चिंगची रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये चल रहे हैं। जहां हमारी वैन मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 70 रुपये पर सवारी लेती है, वहां पर वो ऑटो रिक्शे वाला 150 रुपये पर सवारी भी ले रहा है, और काफ़ी मुश्किलात का, दुश्वारी का सामना मुसाफिर कर रहे हैं। मुसाफिरों को काफ़ी दुश्वारी का जो सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ की जानिब से, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि उनको एक बाकायदा रूट परमिट दिया जाए, और हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी की गई हैं, इस पर नजरसानी वो गाड़ियाँ। ठीक है आमिर, आपने इस हवाले से अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में हुकूमत की जानिब से मशरूत ट्रांसपोर्ट चलाने का मामला, दीगर शहरों की तरह बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी हुकूमती शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हुकूमती शराइत ट्रांसपोर्टर्स को मुआशी तौर पर क्रैश करने के अलावा कुछ नहीं। कोरोना के हवाले से हिफाजती इंतजाम और किराए में कमी जायज शर्त है, मगर एक सीट पर एक सवारी और दीगर शराइत एक मजाक है। मोहम्मद अमीन से बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर ने भी जो हुकूमत की जानिब से शराइत दी गई थी, उन शराइत पर गाड़ियां सड़कों पर ना लाने का जो है ऐलान कर दिया है। और सूरत हाल में जो ईद की आमद भी है और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि जो हुकूमत की शराइत हैं वो ट्रांसपोर्टर के साथ एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। ये शराइत किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, और इन शराइत पर ट्रांसपोर्टर जो है वो कहता है कि पूरा ट्रांसपोर्टर जो है पहले भी मुआशी बहरान की जद में और मजीद जो है वो क्रैश हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, सबसे बताइएगा इन शराइत को मानना मुमकिन नहीं है क्या? क्यों आप लोग शहरों पर ले गए? जी, गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, हमने गवर्नमेंट की बात मानी कि किराया में हम 20% कमी करते हैं, और जब ये बात हमने मानी, ये तय हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये SOPs दी कि हम 2 सीटों पर एक आदमी बिठाएंगे। अगर 40 सीटर गाड़ी है तो उसमें 20 पैसेंजर बिठाएंगे। जब हम 40 सीटर गाड़ी में 20 पैसेंजर बिठाएंगे तो गाड़ी का एक्सपेंस भी पूरे नहीं होते। अभी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं तो इसको चलाने के लिए फी गाड़ी अगर हम रोड पे लाते हैं तो इसके लिए भी हमें 1 लाख रुपए पर गाड़ी पे खर्चा। टायर्स, बैटरियां डेड हो गई हैं, और गाड़ियों के सस्पेंशन वगैरह जो हैं धूप में खड़े होने की वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात में है। इनके साथ ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं, स्वीपर, मतलब वर्कशॉप हैं, बहुत सारा हज़ारों के साल से अमला जो है बेरोज़गार हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम उनकी पूरी SOPs पे अमल करते हैं। हम सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कराएंगे, ग्लव्स भी इस्तेमाल करवाएंगे, और मास्क भी पैसेंजरों को देंगे। बाकी तो तमाम चीज़ों पे अमल हो सकता है, लेकिन जो पैसेंजर है वो उस पे जो है गवर्नमेंट को हमारी शराइत मानना पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट हमारी शराइत मानेगी, पूरे पैसेंजर बिठाने की इजाज़त देंगे, तो हम ट्रांसपोर्ट रोड पे लाएंगे। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि जो हुकूमत शर्त दे रही है, शराइत उन्होंने रखी है सामने, उससे बेहतर ये है कि आपकी गाड़ियां यहीं खड़ी रहें, क्योंकि जब गाड़ी का पहिया चलेगा तो वो भी क्रैश करेगा, ट्रांसपोर्टर को माली मामलात मजीद जो है वो बिगाड़ेगा। तो इससे बेहतर यही होगा कि इनका कहना है कि गाड़ियां यहीं खड़ी रहेंगी। तो अल्लाह करे आज ये मुज़ाकरात जो है कामयाब हो जाए, और जो मुसाफिर अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं, जो एक शहर दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, उनकी भी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है। ठीक है अमीन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि रेलगाड़ियों की ईद पर चलाने का फैसला ताहाल ना हो सका। मुल्तान रेलवे डिवीजन ने ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से आपको बताएं कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई। रेलगाड़ियों के हवाले से आपको अपडेट करें कि ट्रेन ऑपरेशन के लिए बोगियां तैयार कर ली गई। डिवीजनल ट्रैफिक ऑफिसर नसीर अहमद नासिर कहते हैं हुक्म मिल जाए तो 2 से 3 घंटे में ट्रेन चलाने की पोजीशन में है। इसी पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए। जी, ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से मुल्तान रेलवे डिवीजन भी इस हुक्म के इंतजार में है कि जैसे ही हुक्म आए और फौरी तौर पर ट्रेन चला दी जाएं। शायद तो इस हवाले से मुल्तान की कितनी तैयारी है, कितनी देर में ट्रेनें चल सकती हैं अगर हुक्म आ जाता है, और आज अगर अभी भी हुक्म आता है तो क्या कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नसीर अहमद साहब हैं, जो कि एक बड़ा विजन भी रखते हैं, और इस वक्त उनकी ट्रेनों का क्या सूरत हाल है। सर, क्या सूरत हाल है और क्या कहते हैं, कितनी देर में ट्रेनें चल सकती हैं?
جی اس کے لیے فیڈرل منسٹر ہمارے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے عید سے پہلے ہم چلا لیں، کیونکہ عید پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ کافی پھنسے ہوئے، تو اس میں ہماری منسٹری کی کوشش ہے کہ ہم ٹرینز چلا لیں۔ اس کا لیے یہ کہ ایس او پی ہم نے بنا لی ہے کہ اسٹیشنز پہ لوگوں کو ہم کیسے ایک مناسب فاصلے پہ رکھیں گے اور ٹرینز کے اندر کیسے مناسب فاصلے پہ رکھیں گے، اس کے لیے سارا ہمارا ہوم ورک پورا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ہمیں اوکے ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ٹرینز کو موو کریں اور سیفلی لوگوں کو اپنی منزلوں تک پہنچائیں۔ اگر سر 2 سے 3 گھنٹے میں آپ کو کہتے ہیں ٹرین چلائیں اور مہر ایکسپریس یا ذکریہ کا ٹائم 4 بجے کا ہے تو چل سکتی ہے؟ جی بالکل چل سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ریک اویلیبل ہے، بس انجن انشاءاللہ اس کے ساتھ لگانا ہے، اس کی صفائی آلریڈی ہم نے کی ہوئی ہے، تو ڈسٹنگ وغیرہ کر کے پانی شانی بھر کے تو انشاءاللہ ہم چلانے کی پوزیشن میں۔ بالکل جی، اگر آج بھی اعلیٰ حکام یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹرین آپریشن بحال کر دیا جائے تو ریلوے اس پوزیشن میں ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے میں وہ ٹرینز کو فل فور چلا سکتے ہیں، جس کے لیے ٹرین کی بوگیاں اس وقت صرف انتظار ہے حکم کا۔ جی ٹھیک ہے محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ دیگر خبریں اس بریک کے بعد۔ ایک اور ہڑتال کی بات کریں گے۔ ملتان میں فلور ملز کی ہڑتال کا دوسرا روز ہے۔ گندم کا سرکاری کوٹا نہ ملنے اور ملز میں موجود گندم کا انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جانے کے خلاف فلور ملز مالکان کی ہڑتال آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے اقبال صادق سے۔ جی ملتان کا علاقہ ٹی پی روڈ اور خونی برج ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ فلور ملز بند ہیں۔ اسی ایک روڈ کے اوپر 4 سے 5 فلور ملز ہیں، وہ تمام کے تمام بند ہیں۔ میرے پیچھے بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فلور مل ہے جس کا نام ہے نیشنل فلور ملز، تو یہ بھی باہر سے اس وقت بند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل سے جو ہے فلور ملز والوں نے ہڑتال ہے وہ کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے آج یہاں سے مکمل طور پر جو آٹے کی سپلائی ہے وہ اوپن مارکیٹ میں یعنی کہ عام مارکیٹ میں بند ہے۔ تو ان فلور مالکان جو ملز کے مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو وہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، وہ ان کے تحفظات ہیں جو انتظامیہ کی جانب سے ان کے مطابق ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ یہ 72 گھنٹے کے لیے بھی جو گندم یا آٹا ہے وہ اپنا اندر ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گندم ہے وہ ان کو 1500 روپے اب اوپن مارکیٹ سے خریدنا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ 1500 روپے من گندم خرید کر اوپن مارکیٹ سے 805 میں یہ آٹا فروخت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ ان کا بڑا مطالبہ تھا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو گندم جو سرکاری کوٹا تھا جو ان کو مل رہا تھا، جبکہ وہ ان کو نہیں مل رہا تو پھر یہ سستا آٹا بھی نہیں بیچ سکتے، جس کی وجہ سے اب یہ متعدد تحفظات کی بنیاد پر شکایات کی بنیاد پر اب انہوں نے جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے اور اب ان کے مطابق تب تک یہ رہے گی جب تک یہ ان کے۔ ٹھیک ہے اقبال، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ رحیم یار خان میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال، ضلع بھر کی 65 فلور ملز نے کام بند کر دیا۔ ایگزیکٹو ممبر پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عثمان محمود نے کہا کہ ملز کے پاس گندم ہی نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف آسم صدیق سے۔ جی رحیم یار خان میں بھی فلور ملز کی جانب سے مکمل ہڑتال ہے اور اس ہڑتال کے باعث آٹے کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر عثمان محمود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان صاحب، عید سر پر ہے، روزے جا رہے ہیں اور ہڑتال کی ہوئی ہے، تو یہ ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ آٹے کی فراہمی بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے حکومت پنجاب کا، حکومت پاکستان کا، وہ بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم نے جب تک فوڈ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا، ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان کے ساتھ پورا تعاون کیا ہے اور یقین کریں کہ ہم نے فلور ملز میں اپنی 2 مہینے نقصان کیا ہے، صرف اس لیے کہ فوڈ کا ہدف پورا ہو جائے اور اس کے بعد ہم پرچیز کر سکیں، جو ہماری ان سے کمٹمنٹ تھی، اور 72 گھنٹے کا سٹاک ہم لے سکتے تھے جو کہ اس پہ بھی وہ پورے نہیں آئے۔ تو اب جبکہ ان کا ٹارگٹ 105% ہو چکا ہے بہاولپور ڈویژن کا، اس کے باوجود ہماری ملوں پہ چھاپے، ہماری گاڑیاں پکڑ ہماری جو گندم کی ٹرالیاں آتی ہیں وہ پکڑ کے سینٹر پہ اتار لی جاتی ہیں، وہ جو نقصان ہے وہ ہم بیئر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کل اپر پنجاب اپنی ایسوسی ایشن سے میٹنگ کر کے اجلاس میں جا کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جائیں گے ہم یہ انڈسٹری نہیں چلائیں گے۔ اور میرے خیال میں جو آپ کا سوال ہے آٹے والا، وہ آٹے کی جو قلت ہے وہ حکومت پیدا کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے، ہمارا اس میں قصور نہیں ہے۔ ہمیں گندم نہیں ملے گی تو میرے خیال میں ہوا سے آٹا تو نہیں بنے گا نا۔ گندم از را مٹیریل ہے فلور ملرز کا،
जब रॉ मटेरियल ही हमारी मिल में नहीं आता तो हमारी मिल नहीं चल सकेगी। बिल्कुल, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मिल कैसे चलेगी, और ये हड़ताल की जा रही है ताकि इनको खरीदारी की इजाजत दी जा सके, मिलों में जो छापे डाले जा रहे हैं बनाए जा सके। इमरान खान उन अजला में शामिल होते हैं जहाँ पर फ्लोर्स मिल का वसी नेटवर्क है, तकरीबन 65 के करीब यहाँ पर फ्लोर्स मिल फंक्शनल है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में दूसरे सूबों में आटे की फराहमी की जाती है, और आटे की फराहमी बंद होने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ने का। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। इमरान खान में कोरोना को मुसलसल शिकस्त, तबलीगी जमात के 3 अफराद और एक ईरानी जायर ने कोरोना को शिकस्त दी। कोरोना वायरस से सेहतमंद होने वालों की तादाद 115 हो गई। कोरोना वायरस के ज़रिए इलाज तबलीगी जमात के आखिरी 3 अफराद और एक ईरानी जायर भी सेहतमंद होकर घर को रवाना। तबलीगी जमात के 72 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। 13 ईरानी जायरीन भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे। कोरोना वायरस को मुकम्मल शिकस्त देकर सेहतमंद होने वालों की तादाद 115 हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। 15 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों की तादाद 167 हो गई। प्राइवेट लेबोरेटरीज से मरीजों की कोरोना वायरस की 7 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुतासर मरीजों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हो गए। कोरोना वायरस से मुतासर पुलिस एहलकारों की तादाद 3 हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान में कोरोना को मुसलसल शिकस्त, तबलीगी जमात के 3 अफराद और एक ईरानी जायर ने कोरोना को शिकस्त दी और यूं कोरोना वायरस से सेहतमंद होने वालों की तादाद 115 हो गई। यकीनन ये अहम पेशरफ्त है और तबलीगी जमात के हवाले से आपको बताया कि 3 अफराद और एक ईरानी जायर ने कोरोना को शिकस्त दी। और वैसे भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और अब कुछ बात करेंगे लॉकडाउन में नरमी के हवाले से। आपको बताया कि लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजार खुलने के बाद खरीदारी के लिए मार्केट्स में खातीन का रश लग गया। मार्केट्स में खरीदारी के दौरान एसओपीज पर अमल ना होने के बराबर है। सुहीरा तारिक हमारे साथ मौजूद है। सुहीरा, क्या सूरत हाल है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खुलने के बाद तमाम मार्केट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। इस वक्त मैं कैंट बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रश काफ़ी ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से कारोबार खोलने के साथ साथ जो एसओपीज बताए गए थे कि एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी किया जाए, उन एसओपीज पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ चूड़ी बाजार में, यहाँ पीछे देख सकते हैं कि खवातीन जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं। समाजी फासला यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा। बच्चे भी आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, बड़े भी और बुजुर्ग भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। ना तो दुकानदारों ने यहाँ पर मास्क पहन रखे हैं और ना ही खरीदारों ने मास्क पहन रखे हैं। दुकानदारों की भी जरा फ्रेम आपको दिखा देंगे, कैमरामैन तनवीर के दुकानदार भी यहाँ पर बिना मास्क के मौजूद हैं। किसी भी यहाँ दुकान पर हमें सैनिटाइजर भी दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर आने वाले खरीदारों के और दुकानदार अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज करें। वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से बरकरार रही, लोगों ने एहतियात ना की कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो ये बाजार दोबारा से बंद भी किए जा सकते हैं। लोग इस वक्त खास तौर पर खवातीन जो हैं वो अपनी ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं और कोरोना वायरस के खतरे को भुला बैठी हैं। यहाँ पर डबल सवारी भी की जा रही है और अक्सर औकात यहाँ पर ट्रैफिक भी जैम हो जाती है। रश की वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है। सुहीरा तारिक, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में भी 3 दिन लॉकडाउन के बाद आज से दुकानें खोल दी गई। ताजु ने कहा कि हुकूमत रमजान मुबारक का आखिरी पूरा हफ्ता दुकानें खोलने की इजाजत दे, चांद रात तक उन्हें कारोबार करने दिया जाए। आशिर अशफाक अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, डीजी खान में बाकायदा तौर के ऊपर आज से कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। बाजार जो मेन है डीजी खान के वो आज से बाकायदा तौर के ऊपर खुल चुके हैं और जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जानब से भी कारोबार शुरू कर दिए गए हैं, जबकि जो शहरी हैं वो भी शहर के अंदर ईद की खरीदारी करते हुए मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कारोबार का आगाज हो चुका है, क्या मुतालबा करते हैं आप, क्या दिखें? सर हम कहते हैं हमारे जो है ना ये पीर तक हमें टाइम दिया जाए। हम 2 दिन का टाइम मांगते हैं, हमें पीर तक दे। हमने कर्जे लेके माल डाला हुआ है। सर मेहरबानी करें आप, कहीं नहीं कोरोना से लाखों बंदे फिर रहे हैं, कहीं नहीं कोई फौतगी हुई है यहाँ पर। आप मेहरबानी करें, हमने कर्जे लेके माल डाला हुआ है दुकानदारों ने। अब हमें इतना ना डुबाए, पहले हमने 2 महीने 2.5 महीने हमने दुकानें बंद करके रखी है।
अब मजीद कोई एक आम पुलिस वाला आके दुकानदार को गाली देके जा रहा है, एक आम पुलिस वाला। सर अब दुकानें तो खुल चुकी हैं माशाल्लाह, आखिरी हफ्ता है, ईद उल फितर आने वाली है, तो इसके हवाले से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्या कहना? हम यही कहते हैं वजीर आजम साहब को, वजीर आला साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को, हमें रिलीफ मिला चाहे। एक दिन हमें पीर तक का टाइम दिया है, मेहरबानी करें, हमने कर्जे लेकर माल डाला हुआ है, आपकी मेहरबानी होगी। जी दुकानदारों का मुतालबा जो है वो ये सामने आ रहा है कि उनको चांद रात तक का टाइम दिया जाए, क्योंकि ईद उल फितर का आखिरी हफ्ता है, रमजानुल मुबारक का, उसके बाद ईद उल फितर आनी है और शहरियों की जो खरीद व तैयारी है वो भी शहरियों की जारी है। दुकानदार भी यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको वक़्त दिया जाए ताकि जो उन्होंने कर्जे उठाए हुए हैं, जो अपनी दुकानों में माल डाला हुआ है, वो अपने कर्जे पूरे कर सकें और अपनी जो दुकानों के। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जी, फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो इस वक्त मुल्क भर में एक बड़ा चैलेंज दरपेश है वो टिड्डी दल का है, और टिड्डी दल जो है वो फसलों पर और आम के बागात पर बिलखसूस जो है वो हमलावर होकर उनको शदीद नुकसान कर रही है। और अब मुल्तान जो है और बल्कि जनूबी पंजाब की जो बड़ी मैंगो बेल्ट है उसको भी सबसे बड़ा खतरा जो है वो दरपेश हो गया है इस टिड्डी दल के हवाले से। इस वक्त मुल्तान के कई मवाज़ात में टिड्डी दल का जो लश्कर है वो पड़ाव डाले हुए है, और इसकी वजह से जो कपास की फसल है और जो चारा जात है उनको शदीद नुकसान पहुंचता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है महकमा ज़राअत के तर्जमान है नवीद असमत खालू। जी नवीद, सारी बातें साबित हुई और अभी तक मौसर कार्रवाई जो है टिड्डी दल के खिलाफ कहीं भी नजर नहीं आ रही। जहां तक टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाई का तल्लक है, महकमा ज़राअत, PDMA, पाक आर्मी और इसके अलावा फेडरल लोकस डिपार्टमेंट ये सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, इनकी बाकायदगी से निगरानी भी की जा रही है। और ये जो स्वाम मुल्तान में जो एंटर हुए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये लिया और भक्कर की तरफ से आए हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी टीमें कल शाम से लगी हुई हैं। और इस वक्त तक जो है ना 100 एकड़ के करीब इस वक्त तक उन्होंने स्प्रे कर लिया है और बिल्कुल ये फ्लायर स्टेज है, इसने बिल्कुल अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल अगर नुकसान है तो बिल्कुल नामिनल सा है। तो खानेवाल में भी ऐसे एक बड़ा स्वार फिर रहा है, व्याड़ी में भी है, हमारे बहावलपुर में भी है, और अब ये रूट बना रहा है कि टुवर्ड्स इसने चोलस्तान राजस्थान जाना है, वहां जाके इसने समर ब्रीडिंग करनी है। ये समर ब्रीडिंग के लिए नेक्स्ट इंसार इसकी जो है ना वो अडल्ट होगी, वो समर ब्रीडिंग करेगी। ये सिर्फ जगह ढूंढ रहा है कि मैंने समर ब्रीडिंग कहाँ करनी है। तो इस वक्त जो नुकसान हो रहा है जो आम के बागात में, हम शहरी आबादियों की तरफ भी जो है वो बोसन रोड पे अतराफ में जो मौजूद है, तो कितनी को दवाई मौजूद है और कितनी को मशीनरी मौजूद है जो मौसर कार्रवाई हो सके? हमारे पास जहां तक मशीनरी का तल्लक है, मैन पावर का तल्लक है, स्प्रे का तल्लक है, ईच एंड एवरीथिंग अबंडेंट क्वांटिटी में मौजूद है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, स्प्रे कर रही हैं। इस वक्त तक बेशक आप जाके देख लें, कोई बिल्कुल मामूली सा नुकसान सब्जियों को और थोड़ा सा किसी कॉटन को तो बिल्कुल मामूली नुकसान हुआ है। अदरवाइज मैंगो की क्रॉप को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंगो के जो नई शूट्स निकलेंगी अभी वो निकल रही हैं, तो अगर उन पे बैठ जाती है तो उसके नुकसान का चांस है। बाकी कीकर और शरी को ज्यादा ये खाती है, उन पे ये सेटल होती है। और ऐसे ही मतलब अभी तक कॉटन को बहुत मामूली नुकसान हुआ है और बाकी जो है ना किसी को नुकसान नहीं हुआ है। सर जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में जो टिड्डी दल के जो स्वाम्स है, जो बड़े बड़े गौल हैं, उन्होंने अपने डेरे डाले हुए हैं और उनकी वजह से जो है वो जो चारा जात हैं, कपासल है। और जी रजा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चोलिस्तान तरक्याती इदारा पाक आर्मी और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का रोही चोलिस्तान में कोरोना टिड्डी दल के खिलाफ जमीनी और फिजाई ऑपरेशन 1150 एकड़ से ज्यादा रकबे पर टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। अतहर लाशारी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है कि चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर और मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स की जानब से रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया गया है। उसी की तफसीलात जानते हैं। नस्लीम अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा क्या सूरत हाल है? आपको अंदाज़ा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के जो गौल हैं वो हमलावर हो रहे हैं, जो ज़्यादातर बलूचिस्तान की साइड से आ रहे हैं, क्योंकि उधर इसकी टिड्डी दल की कुछ इलाकों में अफजाइश थी और वो कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। तो उधर से जो टिड्डी दल के गौल हमलावर हो रहे हैं उनमें से एक गौल जो है हमारे चोलिस्तान में भी पहुंच गया था। उस पे परसों रात को बहुत ही इफेक्टिव किस्म की कार्रवाई हुई कि 1100-1150 एकड़ के करीब जो बीमारी थी उसका खात्मा किया गया और मुकम्मल तौर पे टिड्डी दल को ख़त्म कर दिया गया।
اس کارروائی میں ہمارے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم نے، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی ٹیم نے اور آرمی کے جوانوں نے بھرپور حصہ لیا۔ آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر بھی پہنچا ہوا تھا، اس نے بھی اس عمل میں حصہ لیا۔ اس نے کوئی 300 ایکڑ کے قریب جو ہے سپرے کیا ہے اور اس انفیسٹیشن کو کنٹرول کیا ہے۔ اسی طرح کی کارروائیاں انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ ہم کوشش میں ہیں کہ ہماری صلاحیت میں اضافہ ہو، ہمیں انشاءاللہ جلد ہی اور سپرے مشینیں اور مین پاور انشاءاللہ جلدی قریب مل جائے گی تو ہم اور مضبوط ہو جائیں گے اور بڑے خطرے کا سامنا کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت 1150 ایکڑ جو ہے اس کے اوپر ٹڈی دل کا خاتمہ کیا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 300 ایکڑ سے زائد فضائی جو ہے وہ اس کے ذریعے کیا گیا ہے، فضائی طور پر اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور زمینی آپریشن جو ہے اس میں تقریباً 850 سے زائد ایکڑ جو ہے اس پر ٹڈی دل کا خاتمہ شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بہاولپور میں ٹڈی دل کے نئے حملے کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی اور ڈویژن بھر میں محکمہ زراعت اور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ بات کریں گے بیورو چیف طیب صاحب سے۔ جب بالکل ٹڈی دل ایک دفعہ پھر سے بہاولپور آ چکا ہے۔ پہلے گزشتہ سال بھی آیا تھا، لیکن اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئی تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا تھا بہاولپور سے۔ لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوا ہے اور گرمی آنا شروع ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی ٹڈی دل بھی دوبارہ آنا شروع ہو چکا ہے، اور اس سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ احمد پور او شریف کے جو ایریاز ہیں وہاں پر ٹڈی دل کی ایک جو بڑے سویم ہیں ان کی موجودگی وہاں پر پائی گئی ہے۔ کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ بہاولپور میں ہمارے پاس کب آیا ہے اور اس کے خلاف ہم کیا کارروائی کر رہے ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیے یہ رات کو سیٹل ہوا ہے احمد پور ایسٹ میں بکری، بھیٹ معززدین اور چناب رسول کی جگہ کے اوپر۔ یہ 600 سے 700 ایکڑ کے اوپر درختوں کے اوپر اور جو فصل وہاں سبزی کی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ ہم نے رات کو ہی اس کو، یہ انفیکٹ آیا ہے پیچھے سے لیا سے اڑا ہے، اور یہ ہمارے پاس جب پہنچا ہے تو اس کو ہم نے ہماری سرویلنس ٹی پیچھے سے بھی لوگوں نے انفارم کیا تو ہم نے اس کو ٹریک کر لیا تھا۔ رات کو یہ سیٹل ہو گیا تھا۔ رات کو تقریباً ہم نے 201/3 کے قریب ہم نے علاقہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا ہے۔ ابھی بھی اسسٹنٹ کمشنر جو ہمارے احمد پور ایسٹ ہیں وہ ہمارے ڈائریکٹر ایگریکلچر، ہمارے پاس تقریباً 40 مشینز ہیں جو شولڈر ماؤنٹڈ موٹرائزڈ مشینیں ہیں جو درختوں کے اوپر ان کی ریچ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے ساتھ ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور باقی بھی اگر کوئی مشینری ریکوائرڈ ہوئی تو وہ دیں گے۔ ہمارے پاس سفیشینٹ کوانٹٹی آف پیسٹیسائڈ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے 95,000 ہیکٹرز، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بہت زیادہ نومبر میں بہت زیادہ تھا اور ہم نے اس کو ٹریٹ کیا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ٹریٹ کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ چولستان کے اندر اس نے اپنا کافی بسیرا کیا تھا، تو اس دفعہ اس کے چولستان میں جانے کے چانسز ہیں؟ اگر یہ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس 2 مائکرون مشینز ابھی تک آئی ہیں، 11 گاڑیاں وہ ہیں جو پی ڈی ایم میں ہمیں دے رہا ہے مائکرون فٹڈ کر کے۔ اگر ہمارے پاس 11 گاڑیاں ہوں چولستان کے اندر، یہ جو شولڈر ماؤنٹڈ جو یہ درخت کے اوپر کام کرتے ہیں، چولستان میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں ان کے اوپر یہ بیٹھتی ہے، تو ہمارے پاس اگر 11 مشینیں ہوں تو ہم اس کو بڑے ایفیکٹولی کنٹرول کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ڈی پی پی اور ہم سارے لوگ اور ایم ڈی سی ڈی اے ہمارا سارا سٹاف ہم جا گئے اور ہم نے سینسٹائز کیا ہوا۔ جیسے دیکھیں کہ کل وہ آئی ہے تو ہمیں پتا تھا، ہم نے اس کو چیز کیا، جیسی سیٹل ہوئی ہمیں پتا چل گیا، ہم نے اپنے ریسورسز موبلائز کیا اور اس کو ٹریٹ کیا۔ لیکن یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ 1-2 سال ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، یہ ایک دم ختم نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا ریزالو، وی آر ویری اسٹرانگ ان دس، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ جی بالکل ڈیوٹی نبھائیں گے، اور آئندہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بہاولپور کے کچھ علاقوں میں ٹڈی دل کا ایک بار پھر حملہ ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق کہتے ہیں کہ بہاولپور کے علاقوں چناب رسول معززدین والا کے باکری کے علاقوں میں ٹڈی دل کی آمد سے سینکڑوں ایکڑ اراضی کو نقصان پہنچا۔ محمود ظہیر سے بات کریں گے۔ اجی ٹڈی دل کا ایک بار پھر حملہ ہوا ہے بہاولپور کے علاقوں میں۔ ٹڈی دل نے کتنا نقصان کیا ہے، کون کون سے علاقوں میں نقصان ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے، اس وقت اس معاملے میں ہم جانتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں زراعت کے محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ہمارے پاس ٹڈی دل نے حملہ کیا، کون کون سے علاقوں میں حملہ کیا ہے، کون کون سے علاقوں میں نقصان ہوا ہے، ذرا تفصیل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹڈی دل ہمارے پاس 15 تاریخ کو شام 4 بجے ملتان کی تحصیل جلال پور سے ہماری احمد پور تحصیل میں داخل ہوا ہے، تو یہ تھوڑا آگے موو کر کے پھر ہمارے ہیڈ پنجنت کے ساتھ ہمارے 3 مواضعات ہیں،
जिनमें चनाब रसूलपुर है, बाकरी है और एक बेट मोअज़्ज़ज़दीन वाला है। तो रात को वहाँ सेटल हुई है क्योंकि ये एक उड़ने वाला कीड़ा है। इसको कंट्रोल करने के लिए रिकमेंडेशन यही है कि जब ये सेटल हो जाए तो उसके बाद इसको स्प्रे करते हैं। तो इसको हमने कल रात जनाब डीसी साहब की हिदायत पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बहुत सारे जो हमारे जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, नंबरदार हैं, वहाँ के हमारे ज़िम्मेदार हैं, सब ने मिल के इसका ऑपरेशन किया। हमने इसको कंट्रोल किया। वहाँ तकरीबन ये 600 से 700 एकड़ पे बैठी है रात को, और इसको हमने रात भर इसका ऑपरेशन जारी रखा। और सुबह 6 बजे के बाद जो ही धूप निकलती है जो फिर फ्लाइट पकड़ लेती है, फिर दिन में ये बैठती नहीं है। तो ये कितना नुकसान हुआ, जरा ये थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा, किसानों का भावलपुर में कितना नुकसान हुआ? इसमें सिर्फ जिन हमारे मौजूद में बैठा है और इसमें इसने हमारी कपास की फसल को भी नुकसान किया है, हमारे बागात को भी किया है। वहाँ हमारे जो सब्जियात लगी थी, चारा जात भी लगे हुए थे, उनको भी इसने जुज़वी नुकसान किया है। उसमें से उनकी जो, क्योंकि इसकी खुराक हर ग्रीन चीज़ है, हर सब्ज़ चीज़ है, तो इसने खाया है। तो उसके नुकसान के लिए जो इसका पूरा तखमीना लगाने के लिए हम सर्वे करवा रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। तो इसमें अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा नुकसान वो नहीं हुआ, इसने ज़्यादा हमारे पौधों को नुकसान किया है, जो दरख्त उनके पत्ते खाए हैं। तो ये आता कहाँ से है, थोड़ा सा शॉर्टली बताइएगा। और इसको खात्मे का तरीका सिर्फ स्प्रे है या कोई और भी, अगर किसान कुछ करना चाहे एफर्ट वो कर सकते हैं, या सिर्फ हुकूमती सतह पर इस पर एफर्ट हो सकता है? इसका ये एक इंटरनेशनल किस्म का एक माइग्रेटरी पेस्ट है जो बॉर्डर से बॉर्डर, इलाकों से इलाकों में ट्रैवल करता है। ये एरिट्रिया से चलता है, उसके बाद हमारे मुख्तलिफ अरब ममालिक में आता है, ईरान में आता है, फिर ये हमारे बलूचिस्तान और उसके बाद सिंध, और अल्टीमेटली ये बेसिकली रेगिस्तान का कीड़ा है। इसने हमारे चोलिस्तान में और राजस्थान में जाना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो FAO की रिकमेंडेशन है जो इसको कंट्रोल करता है वो यही है कि इसको हम सिर्फ पेस्टिसाइड के जरिए ही कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसने कहीं एग लेइंग की है या इनके लिम्फ हैं तो उस जगहों पे हम हल चला के वहां से इसके एग खत्म करते हैं। लेकिन अगर कीड़ा फ्लाइंग मोड में हो तो फिर हम इसको स्प्रे करके ही खत्म कर सकते हैं। जब टिड्डी दल ने हमला आपने अपडेट किया। बहावलपुर में ईद से कीमतों में इजाफे की शिकायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हो गए और 48 घंटों में 88 मकामात पर जायद नर्ख वसूल करने वालों को 1,79,000 रुपए के जुर्माने कर दिए गए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रेस्क्यू एहलकार भी फ्रंट लाइन पर मौजूद। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे माहर इमरान से। जी बिल्कुल, कोरोना वबा की रोकथाम के लिए जहां पर दीगर इदारे जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, वहीं पे रेस्क्यू 112 मुल्तान की भी अपनी जो एक काविशें हैं, हमेशा वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से उन रेस्क्यूअर्स की हेल्थ के हवाले से और उन के हवाले से क्या यहाँ पे उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं और क्या SOPs हैं जब कोई कोरोना का पेशेंट जो है आता है उसको किस तरह डील किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नाते गलीज़ई साहब मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। सर बताइएगा कि एक तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप भी हमेशा फ्रंट लाइन पे आपकी टीम काम कर रही है, कोरोना के हवाले से क्या SOPs हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब से मुल्तान में कोरोना करंटीना सेंटर बना था इंडस्ट्रियल स्टेट में, सबसे पहले हमने लड़कों को सेंसिटाइज किया कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, आपने किस तरीके से इसको रिस्पॉन्स करना है। इनको हमने ट्रेनिंग दी और इनके अलावा हमने PPEs को जो है ना, सबसे अहम जो चीज़ इनकी ज़िंदगी की हिफाजत, वो PPEs के अरेंजमेंट, और वो हमने डोनेशन से भी हासिल की और बाद में हमें हुकूमती इदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा PPEs मिली। और हमने इनको ख़ुद भी मैसेज दिया कि आप जो हिफाजती इक़दामात, एहतियाती तदाबीर हैं, मिसाल के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग है या हाथों को बार बार आपने साबुन के साथ धोना है और आपस में बगलगीर नहीं होना, हाथ नहीं मिलाना, तो ये इन पे खुद भी अमल दरामद करें और अपने घरों में भी ये मैसेज दें और लोकल कम्युनिटी के अंदर भी ये मैसेज जाके दें। ये बताइएगा कि कोई खुदा न खास्ता कोई हमारे रेस्क्यूअर जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं मुल्तान में, इनमें तो कोई पॉजिटिव का केस के हवाले से कोई सामने नहीं आया और इनके टेस्ट के हवाले से भी कोई हिकमत नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा रेस्क्यूअर किसी ने कंप्लेंट नहीं की जिसको हाई ग्रेड फीवर हो, नज़ला जुकाम खांसी, जो क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे या एम्बुलेंसेज का स्पेशल स्टाफ जो फ्रंट लाइन पे होता है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ क्योंकि हमने पहले दिन ही से हिफाजती इक़दामात और एहतियाती तदबीर और इनको ट्रेनिंग जो दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि किसी रेस्क्यूअर को कोरोना टेस्ट
कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह किट्स हमारे पास सफिशिएंट हैं, हमने प्राइवेट सेक्टर से भी ली थी और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हमें मिल गई थी। आपने अपडेट किया। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को इजाफी तनख्वाह और बकाया जात की फराहमी का मसला हल न हो सका। गाजी यूनियन की जानिब से एहतजाज की धमकी दे दी गई। बिलाल न्याजी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया था और मुतालबा पेश किया गया था कि उनको गुज़िश्ता साल ईद के मौका पर और उसके अलावा मुहर्रम और रबी अव्वल के मौका पर जो ड्यूटी की गई थी उसकी इजाफी तनख्वाहें फराहम नहीं की गई और इस सवाल से उनका ये मुतालबा मंजूर भी हो गया था। लेकिन अब ये मामला सामने आया कि गाजी यूनियन ने एक बार फिर एहतजाज की धमकी दिया और इस सवाल से उनका ये कहना था कि मैनेजर HR की जानिब से उनको तंग किया जा रहा है और जो मुलाजमीन को इस हवाले से इजाफी तनख्वाह और इजाफी बोनस दिया जाना था वो अभी तक फराहम नहीं किया गया और इस हवाले से उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर उनका मुतालबा ना माना गया तो वो दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हो सकते हैं और इस हवाले से उनका ये कहना था कि अब दोबारा जैसे कि ईद के दिन करीब है और मुलाजमीन की फिर से ड्यूटियां जा रही हैं। ठीक है बिलाल, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।